नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे इस लेक्चर में। और ये पीटी स्पेशल यानी प्रारंभिक परीक्षा के लिए विशेष है और ये बेस्ड ऑन माइंड मैप यानी जीएस वर्ड की एक महत्वपूर्ण नोट्स पर आधारित एक महत्वपूर्ण लेक्चर है। और यह लेक्चर देखें तो उपयोगी सिद्ध हो सकता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी पुनर्परीक्षा 2023 यानी आरओ एग्जाम 2023 के लिए। साथ ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025 राज्य लोक सेवा आयोग यानी एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत 71वें बीपीएससी पीटी एग्जाम एमपीएससी जीपीएससी आरपीएससी यूकेपीएससी साथ ही संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं यानी यूपीएससी की परीक्षाओं एसएससी की परीक्षाओं यूपीएससी यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा आयोजित परीक्षाओं जिसमें पेट 2025 भी शामिल है। इसके अलावा शिक्षक भर्ती जिसके अंतर्गत विषय वाइज यानी भारतीय इतिहास पर आधारित टीटी पीटी के लिए भी हम अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके इंडेक्स का पूर्वावलोकन कर लें तो इसमें ध्यान दें कि जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इसके अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ दिखाए गए हैं सारे महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं। मध्यकालीन भारत के अंतर्गत जो भी टॉपिक यहाँ दिखाए गए सारे टॉपिक पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर चैनल पर अपलोडेड है। प्लेलिस्ट में भी ये सारे लेक्चर उपलब्ध हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके इस लेक्चर को भी देख सकते हैं। आधुनिक भारत के अंतर्गत यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत जो भी यहाँ महत्वपूर्ण टॉपिक है सारे टॉपिक पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर जो है इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं। सारे लेक्चर प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध हैं। आज इस लेक्चर के अंतिम कड़ी में गवर्नर जनरल एवं वायसराय को देखते हैं। इस पर आधारित महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप उस जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं। आज इसमें अंतिम कड़ी के रूप में गवर्नर जनरल ऑफ वायसराय को समझते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसमें देखें ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन प्रमुख गवर्नर जनरल एवं वायसराय। इसमें ध्यान दें कि जो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित होती है महारानी एलिजाबेथ के समय में और अकबर द ग्रेट भारत में जो मुगल शासक होता है उसके समय में, तो यह एक व्यापारिक कंपनी के रूप में स्थापित होती और लगभग 150 वर्षों तक यह व्यापारिक रूप में ही कार्य करती। इसके बाद जो महत्वपूर्ण घटना घटित होती है वह प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध होता है। तो इन घटनाओं के बाद जो है यह 200 वर्षों तक कंपनी जो भारत में शासन करने में सफल रहती है, यानी 150-150 वर्ष तक व्यापारिक रूप में कार्य करती है। इसके बाद 200 वर्षों तक भारत में शासन करने में सफल रहती है यह कंपनी। 200 वर्षों के शासन में इनके जो प्रमुख कर्ता धर्ता थे वो यही थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर जनरल वायसराय बनाए गए थे यही उपनिवेश में जो है सर्वे सर्वा के रूप में जो है ब्रिटिश प्रतिनिधित्व का कार्य किए थे। इसके अंतर्गत जो हमने महत्वपूर्ण से देख लिया उसमें देखें रॉबर्ट क्लाइव 2 कार्यकाल के लिए अर्थात प्लासी का जो षड्यंत्र होता है या युद्ध होता है 1757, उसके बाद इसको जो रॉबर्ट क्लाइव को जो है बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है। दूसरा कार्यकाल भी इसका शामिल होता है जो 1765 से 1767 ईस्वी तक होता है। यानी बंगाल के गवर्नर के रूप में 6 लोगों ने अपनी सेवाएं ब्रिटिश गवर्नमेंट को दी थी और जिसमें प्रथम बंगाल का गवर्नर जो था वो रॉबर्ट क्लाइव था। 6 लोगों में जो ये थे बंगाल के गवर्नर थे। इसके बाद देखें तो जो आगे का घटनाक्रम जो होता है इसको आप देखते चलें तो इसमें वारेन हेस्टिंग्स के दूसरी घटनाक्रम का शुरुआत होता है और यहाँ से भारत के संवैधानिक विकास का बैकग्राउंड की शुरुआत भी होती है। यानी भारत के संविधान की जो विकास गाथा होती है वो यहीं से शुरू होती है। तो इसके अंतर्गत यह है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इसके अधीन बंगाल का अंतिम गवर्नर यानी जो बंगाल का गवर्नर जो 6 थे उसको बदल करके जो बंगाल के गवर्नर थे उनको अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी कहने का आशय हुआ कि वारेन हेस्टिंग्स के बारे में यहाँ दिया है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन यह बंगाल का अंतिम गवर्नर था जबकि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। यानी गवर्नर जनरल के रूप में प्रथम था जबकि बंगाल गवर्नर के रूप में अंतिम था। तो कुल मिलाकर के 9 लोगों ने जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में सेवाएं दिए थे। बंगाल के गवर्नर जनरल का मतलब ये हुआ कि उस दौरान देखें तो बंगाल, बम्बई और मद्रास 3 जगह जो गवर्नर की व्यवस्था थी उसमें बम्बई और मद्रास के गवर्नर को जो है वह बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। अर्थात उसको जो है बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इस तरह से बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में 9 लोगों ने सेवाएं दी थी जबकि बंगाल के गवर्नर के रूप में 6 लोगों ने सेवाएं दी थी। इस पर हमने विस्तार चर्चा कर लिया और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो है यह वारेन हेस्टिंग्स बना। आगे घटनाक्रम को इसमें समझते हैं तो ये बंगाल के जो 9
गवर्नर जनरल हुए, इसको देख सकते हैं आप। ये सारी जानकारी इसमें पूर्व के लेक्चरों में दी जा चुकी है। इसके बाद भारत के गवर्नर जनरल की बात आती है, तो भारत के गवर्नर जनरल के रूप में 7 लोगों ने सेवाएं दी थी। यानी भारत के गवर्नर जनरल के रूप में 7 सेवाएं दिए थे। और यह भारत के गवर्नर जनरल के रूप में जो घटनाक्रम होता है, इसमें 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है ये पहला था। यानी भारत का गवर्नर जनरल में पहला व्यक्ति लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। और अंतिम के रूप में देखें तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में अंतिम था। कुल 7 लोगों ने जो है ब्रिटिश सरकार को भारत गवर्नर जनरल के रूप में सेवाएं दिए थे। तो इन 7 लोगों को भी देख सकते हैं आप। ये 7 लोग क्रमशः इसमें दिखाए गए हैं। ये पूर्व के लेक्चर में विस्तार चर्चा कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर विस्तार चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद लॉर्ड कैनिंग का समय आता है, जिसका समय देखें तो 1856 से 1862 ईस्वी तक इसका समय है। तो इसमें देखें तो लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के गवर्नर जनरल के रूप में और वायसराय के रूप में भी सेवाएं देता है। कहने का आशय ये हुआ कि 1858 का अधिनियम, यानी 1857 की महान क्रांति के बाद 1858 का अधिनियम आता है। और इस अधिनियम के तहत जो है जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको जो है वायसराय के रूप में कहा गया। तो यह लॉर्ड कैनिंग जो है ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय यह बना था। यानी इसमें देख सकते हैं वर्ष 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके इसके स्थान पर वायसराय नामक नवीन पद का गठन किया गया। लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। वायसराय के रूप में देखें ब्रिटिश सरकार को सेवाएं देने वाले लोगों में कुल 17 लोग थे। हालांकि पूर्व के लेक्चर में हमने 20 कहा था, इसलिए इसको करेक्शन कर लेते हैं, सॉरी इसके लिए। तो 17 लोगों ने वायसराय के रूप में सेवाएं दी थी। यानी प्रथम तो लॉर्ड कैनिंग रहा और 17वां जो था वह लॉर्ड विलिंगटन था। और लॉर्ड विलिंगटन का समय देखें तो 1931 से लेकर 1936 तक का जो समय लॉर्ड वेलिंगटन का था। और यह 17वां वायसराय यानी भारत में अंतिम वायसराय के रूप में सेवाएं दिया था। तो वायसराय को भी देख सकते हैं एक नज़र यहाँ पर। इन सारे वायसराय को आप देख सकते हैं, यानी वायसराय के रूप में जो भी महत्वपूर्ण है। हालांकि इस पर चर्चा हम कर चुके हैं प्रथम 8 पर, तो इन सबों को भी आप एक नज़र देख सकते हैं पूर्वावलोकन के दृष्टिकोण से। ये वायसराय रहे। तो वायसराय के रूप में यहाँ तक यह जो अंतिम वायसराय था लॉर्ड विलिंगटन जो है यह इसका समय 1931 से 1936 रहा। यह वायसराय के रूप में अंतिम रहा। इसके बाद जो आता है, जैसे यह देखें लॉर्ड लिनलिथगो जो आता है, यह 1935 ईस्वी के अधिनियम के बाद आता है। लॉर्ड लिनलिथगो। तो घटनाक्रम यह होता है कि 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल वायसराय को पुनः गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी इसके बाद देखें तो यह 1935 का अधिनियम आता है। इसके पूर्व लॉर्ड लिनलिथगो से पूर्व जो है 1935 का अधिनियम आता है, क्योंकि इसके देखें कार्यकाल 36 से शुरू होता है और 1935 का अधिनियम आता है। इसमें जो गवर्नर जनरल वायसराय 1858 के अधिनियम द्वारा बनाए गए थे उसको पुनः गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी वायसराय जो था उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इसके बाद देखें तो 3 ब्रिटिश गवर्नर जनरल भी होते हैं आखिर में जो गवर्नर जनरल होते हैं उसमें पहला देखें आखिर में तो लॉर्ड लिनलिथगो होता है गवर्नर जनरल 1935 के अधिनियम के अंतर्गत। दूसरा देखें तो यह लॉर्ड वेबल बनता है 1935 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल। और तीसरा और आखिरी जो ब्रिटिशर्स जो गवर्नर जनरल बनता है उसमें लॉर्ड माउंटबेटन बनता है, जो 1947 यानी भारत की आज़ादी के पूर्व और आज़ादी के बाद जो भारत का गवर्नर जनरल होता है। और आखिरी गवर्नर जनरल, यह स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है, तो यह लॉर्ड माउंटबेटन बनता है। और भारत का यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, ध्यान रखना कि इसमें भारतीय है, भारतीय गवर्नर जनरल जो बनते हैं वो सी राजगोपालाचारी जी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी बनते हैं। कहने का आशा ये हुआ कि कुल मिलाकर समरी देखें तो सर्वप्रथम जो शुरुआत होती है उसमें से 6 जो बंगाल के गवर्नर बनते हैं। इसके बाद जो 9 बनते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं। फिर 7 जो बनते हैं वो भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं। इसके बाद देखें तो 17 जो होते हैं वायसराय बनते हैं। इसके बाद 3 पुनः जो 1935 के अधिनियम द्वारा 3 जो पुनः गवर्नर जनरल बनते हैं। और 1 जो होते हैं वह भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी बनते हैं। तो कल के लेक्चर में हम यह घटनाक्रम को देख लिए हैं, यानी लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से जून 1948 और सी राजगोपालाचारी जी और डिकी वर्ड प्लान, बालपुर प्लान इत्यादि के बारे में हमने कल के लेक्चर में महत्वपूर्ण रूप से समझ लिया है। यानी इन सारे घटनाक्रम को हमने देख लिया है। इसमें लॉर्ड लिनलिथगो को भी हमने समझ लिया है, लॉर्ड लिनलिथगो को भी समझ लिया जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह जो है देखें तो यह गवर्नर जनरल रहता है भारत का। और इसमें देखें जो 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनती है, इसमें 6 में उसमें बहुमत होता है, 2 में जो है मिलीजुली सरकार बनाती है। उसमें 28 माह के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे देती है कांग्रेस की गवर्नमेंट। 11 प्रांतों में से 8 में यह बनाती है। तो जब कांग्रेस गवर्नमेंट इस्तीफा दे देती है तो 22 दिसंबर 1947 को मुस्लिम मुक्ति दिवस मनाता है। इसके अलावा देखें तो जो है
कैबिनेट मिशन जो आता है, कैबिनेट मिशन का आगमन भारत में 1946 में कांग्रेस मिशन के प्रस्तावों को स्वीकार किया था। मुस्लिम लीग द्वारा, यानी जो कैबिनेट मिशन के बाद जो है मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाती है, वो 16 अगस्त 1946 को 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग जो है वो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाता है, जबकि 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग द्वारा मनाया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो मनाया जाता है, इससे भारी नरसंहार होता है। इससे 1946 में कलकत्ता नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के घटनाक्रम में 1946 में कलकत्ता में भारी नरसंहार के, इसे 1946 का कलकत्ता नरसंहार के नाम से भी जानते हैं। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग द्वारा जो मनाया जाता है, इसी में जो ये लॉर्ड माउंटबेटन होता है, वह महात्मा गांधी को वन मैन फोर्स आर्मी के रूप में संबोधित करता है। यानी गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स जो कहता है, वो माउंटबेटन कहता है। वो क्यों कहता है? तो कहता है जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते, तो गांधी जी ने कर दिखाया था। यानी जो भारी नरसंहार होता है, कलकत्ता नरसंहार के रूप में जाना जाता है, जो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाता है, उसमें दंगा होने के कारण काफ़ी लोग मारे जाते हैं। तो इस घटनाक्रम को भी हमने पूरे लेक्चर में देख लिया, इसलिए ज़्यादा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं। अगला इसमें देखते हैं, तो यह लॉर्ड वेलिंगटन जो था, यह देखें तो इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि यह 1935 के अधिनियम से पूर्व का जो था, यह वायसराय था और अंतिम वायसराय यही रहा, 17वां वायसराय रहा, प्रथम कैनिंग था। तो इसी की चर्चा हम करने जा रहे थे, और जो अंतिम के 3 गवर्नर जनरल थे और एक भारतीय गवर्नर जनरल थे, उस पर हमने पूर्व में चर्चा कर लिया है। तो आज लॉर्ड वेलिंगटन से इसको शुरुआत करते हैं। तो इसमें देखें तो 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 के मध्य द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया जाता है। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एस राजपुताना नामक जहाज से लंदन गए थे। इस पर विस्तार चर्चा के लिए पूर्व लेक्चर में, इसलिए यहाँ विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। यह ध्यान देना है कि यह जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाता है, लॉर्ड वेलिंगटन के समय में ही किया जाता है। इसमें महात्मा गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। 16 अगस्त 1932 ईस्वी को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, यानी इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था इसके कार्यकाल के समय, वो रैमसे मैकडोनाल्ड ने मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा की। इसमें दलित, ध्यान देना है, दलित या हरिजन, मुस्लिम, यूरोपीय, सिख को पृथक निर्वाचन का अधिकार प्रदान किया गया था। गांधी जी ने इस सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड के विरोध में यरवदा जेल जो पूना में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। परिणामतः 26 सितंबर 1932 को मदन मोहन मालवीय जी, श्री राजगोपालचारी जी, इन श्री राजगोपालचारी जी जिनको हमने देखा कि आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल थे, यानी चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी के प्रयासों से गांधी जी और अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। गांधी जी तो यरवदा जेल में थे, इनके प्रतिनिधि के रूप में मदन मोहन मालवीय जी और श्री राजगोपालचारी ने हस्ताक्षर किया था, और अम्बेडकर जी ने हस्ताक्षर किया था कि बीच पूना समझौता करके कम्युनल अवार्ड को संशोधन किया गया था। 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 के मध्य तृतीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया। इसी के कार्यकाल में ध्यान देना है कि लॉर्ड वेलिंगटन के ही समय में जो है वो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाता है, लेकिन प्रथम इसके समय में नहीं होता, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें देखें तो 1932 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में स्थापित किया जाता है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर है? देहरादून में है। कब स्थापित किया? 1932 में। किस वायसराय के समय में? तो लॉर्ड वेलिंगटन वायसराय के समय में स्थापित किया जाता है। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण यानी जेपी नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव जी करते हैं। इस पर मैंने विस्तार चर्चा कर लिया है। इसके बाद देखें तो यह होता है कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होती है, जिसकी अध्यक्षता यानी प्रथम अध्यक्षता सहजानंद सरस्वती जी करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 अगस्त 1935 को भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 2 अगस्त 1935 इसी के समय पारित किया गया, लेकिन लागू जो हुआ वो देखें तो लॉर्ड लिथगो के समय लागू हुआ था, और वह जो है 1935 के अधिनियम के तहत जो है प्रथम गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड लिथगो था। तो 2 अगस्त 1935 को भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया। इससे म्यांमार बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया लॉर्ड वेलिंगटन के समय में। क्या आप जानते हैं 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने सर्वप्रथम कैम्ब्रिज पंपलेट में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। नाउ आर नेवर बुकलेट 28 जनवरी 1933 को रहमत अली उनके दोस्तों ने निकाला था। यानी पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति देखें तो यह किन लोगों ने किया था, तो इससे महत्वपूर्ण, हालांकि इसमें मुस्लिम लीग ने इन बातों को ध्यान नहीं दिया था, यानी एक संघ की जो छात्र के रूप में इसको लिया था। लेकिन इसके 7 साल बाद 1940 में जो है जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है, उसमें जो इस बात को स्वीकृति मिलती है, और जिन्ना जो होते हैं पाकिस्तान की मांग पर अड़ जाते हैं। इस पर विस्तार चर्चा कर लिए, इसलिए यहाँ ज़्यादा इसको डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है। इसको और विस्तार कर लेते हैं। अन्य सोर्सेज देखें, यह है कि 1 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन के जेम्स पैलेस में, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को थोड़ा और विस्तार इसमें कर लेते हैं। तो देखें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है यह आयोजित कहाँ किया जाता है?
तो लंदन में आयोजित किया जाता है और किस पैलेस में? जेम्स पैलेस में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी जी जो है कांग्रेस के प्रतिनिधित्व में पार्टिसिपेट करते हैं। इस सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, परंतु सांप्रदायिक समस्या के बारे में कोई समझौता न हो सका। भारत सचिव सैमुअल होर, यानी उस दौरान भारत का सचिव जो था सैमुअल होर जैसे कुछ लोग जिन्ना का गुप्त रूप से समर्थन कर रहे थे। फलस्वरूप गांधी जी निराश होकर लौट आए था। जनवरी 1932 में पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी जो है द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते हैं। इसमें मैकडोनाल्ड अवार्ड हमने देखा। मैकडोनाल्ड कौन है? यह ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 ईस्वी को, यानी 16 अगस्त 1932 ईस्वी को हरिजनों या दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन का अधिकार प्रदान किया। इसके अतिरिक्त मुसलमान, यानी इसमें हरिजन या दलित के अलावा और लोग कौन थे? तो इसमें मुस्लिम थे, यूरोपीय थे और सिख थे। मुसलमानों, यूरोपियों और सिखों को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। यानी पूछा जा सकता है कि दलित या हरिजन के अलावा किन लोगों को मैकडोनाल्ड अवार्ड के अंतर्गत पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था? तो इसमें मुस्लिम, यूरोपीय और सिख शामिल थे। गांधी जी ने इस अवार्ड के विरोध में आमरण अनशन प्रारंभ किया। इस अनशन के छठे दिन, ध्यान देना है कि इस आमरण अनशन के छठे दिन जो है पुनः पार्टी द्वारा अवार्ड में संशोधन कर दिया गया। अवार्ड को संशोधन किया गया, यह भी ध्यान देना। छठे दिन, आमरण अनशन के छठे दिन। इसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन दिसंबर 1932 में होता है। इसको मैंने देख लिया। 24 दिसंबर 1932 को 1932 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में स्थापित की जाती है। इसको भी मैंने देख लिया। इसके बाद 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली द्वारा सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। इसको भी हमने समझ लिया नोट के माध्यम से। इसके बाद देखें तो 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का समापन, यानी 1934 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का समापन हो जाता है। क्यों नहीं देखें तो 1932 में द्वितीय शुरू करते हैं। इसके 2 साल बाद जो है वह सविनय अवज्ञा आंदोलन का समापन 1934 में हो जाता है। 2 अगस्त को ब्रिटिश पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया जाता है। ये हमने देख लिया 2 अगस्त को। इसके बाद देखें तो 21 जनवरी 1936 ईस्वी को जॉर्ज पंचम का निधन हो जाता है। एम एडवर्ड 8वें का राज्य आरोहण होता है। यानी जॉर्ज पंचम जो था 21 जनवरी 1936 को उसका निधन होता है और उसके बाद जो है एडवर्ड 8वें का राज्य आरोहण किया जाता है। इसके बाद नीचे से दूसरा वायसराय देखें या 16वां वायसराय देखें तो लॉर्ड इरविन आता है। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड इरविन, इसका समय देखें तो यह जो है 1926 1931 तक जो इसका समय आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं को इसमें शामिल करें तो देखिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। यह कमीशन 1929 और 1930 में 2 बार भारत आया। इसने अपनी रिपोर्ट 1930 में जारी की। यानी इसी किस्म लॉर्ड इरविन की घटना में ही साइमन कमीशन है, क्योंकि साइमन कमीशन 2 बार भारत आया था। यह 1929 और 30 में, और जबकि गठन 1927 में किया गया था और रिपोर्ट 1930 में दिया था यह। इसके बाद देखें इसके घटनाक्रम में तो वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, यानी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था 1929 में। लाहौर अधिवेशन रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य जो है, इसी अधिवेशन लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज बनाया था तथा 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प पारित किया गया था। तो इसी घटनाक्रम को देखते हुए जो 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, तो भारत को आज़ादी तो अंग्रेजों के हाथ में नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी दी। क्योंकि 15 अगस्त 1945 को, यानी 2 वर्ष पूर्व, जापान जो है वो आत्मसमर्पण कर चुका था। 6 और 9 अगस्त के अमेरिका द्वारा हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराए जाने के बाद, तो उसी दिन की याद में जो ब्रिटिश यानी अंग्रेज जो होते हैं भारत को आज़ादी देते हैं। लेकिन भारत का संविधान जो लागू होता है वह 26 जनवरी 1950 को होता है। यह भारत के हाथ में होता है कि वो संविधान कब लागू करे। तो भारत का संविधान जो बनकर तैयार हो गया था वो 26 नवंबर को ही तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू किया गया इसी दिन को याद रखते हुए 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और भारत जो है भारत जो है वह एक गणराज्य देश के रूप में स्थापित हुआ था। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य के रूप में स्थापित भारत हुआ था। यानी कहने का आशा ये हुआ कि यहाँ जो सर्वोच्च पद है वह पैतृक नहीं है, बल्कि उसका निर्वाचन हो गया। यानी सर्वोच्च पद जो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है वह भी निर्वाचित होता है, वो पैतृक नहीं है, जैसे कि राजा का होता था पूर्व के समय में। इसके बाद के घटनाक्रम में यह देखें तो आपका यह आता है कि वर्ष 1928 में लखनऊ में हुए सर्वदलीय सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। इस रिपोर्ट के संदर्भ में जिन्ना ने वर्ष 1929 में अपनी 14 सूत्री मांग प्रस्तुत की थी। हालांकि हमने पूर्व के लेक्चर में इसमें विस्तार चर्चा कर लिया है नेहरू रिपोर्ट के बारे में, लेकिन थोड़ी सी जानकारी इसमें ध्यान दें कि यह लॉर्ड इरविन तो वायसराय था, लेकिन भारत सचिव उस दौरान लॉर्ड बिरकनहेड था। यानी भारत सचिव जो था, जो कि देखें 1858 का जो अधिनियम था उसमें वायसराय और भारत सचिव नामक 2 पद सृजित किए गए थे।
तो यह तो वायसराय था, लेकिन भारत सचिव जो है लॉर्ड बिरकनहेड था। तो इसने जो है भारतीयों को चैलेंज दिया था। यानी 1928 में तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बिरकनहेड ने भारतीयों को ऐसे संविधान के निर्माण हेतु चुनौती दी जो सभी गुटों एवं दलों को मान्य हो। इस चुनौती को स्वीकार कर फरवरी एवं मई 1928 में देश के विभिन्न विचारधाराओं के नेताओं का इस सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। यह सम्मेलन पहले दिल्ली फिर पुणे में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने हेतु मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक उप समिति गठन किया गया था। यही मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो गठन किया गया। इसमें जो है इसके सदस्य में देखें, यानी मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट जो अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित की। इसमें सदस्य मेंबर कौन थे? तो इसमें अली इमाम जी, सुभाष चंद्र बोस जी, MS एनी जी, मंगल सिंह जी, शोएब कुरैशी जी, GI प्रधान जी, तेज बहादुर सप्रे जी इस उप समिति के अन्य सदस्य थे। और यह देखें तो देश के संविधान का प्रारूप तैयार करने की दिशा में, यानी देश के संविधान का प्रारूप करने की दिशा में भारतीयों का एक पहला बड़ा कदम था नेहरू रिपोर्ट के रूप में। तो पूर्व के लेक्चर में हमने समझ लिया था कि इससे यानी नेहरू रिपोर्ट से पूर्व जो आती है वो साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट में हमने अंतर को समझ लिया था पूर्व के लेक्चर में, लेकिन यहाँ थोड़ा संक्षेप में देखें तो साइमन कमीशन जहाँ कहता है कि भारत को औपनिवेशिक स्वराज शीघ्र देने की सिफारिश नहीं करता है, यानी साइमन कमीशन जो है भारत को औपनिवेशिक स्वराज शीघ्र देने की सिफारिश नहीं करता है, जबकि नेहरू रिपोर्ट में भारत को औपनिवेशिक स्वराज अति शीघ्र देने की सिफारिश की गई थी। साइमन कमीशन जो है केंद्र एवं प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का विरोध करता है, जबकि नेहरू रिपोर्ट केंद्र एवं प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की सिफारिश करता है। नेहरू यानी साइमन कमीशन जो है गवर्नर जनरल के अधिकारों में कोई कमी नहीं करता है, जबकि नेहरू रिपोर्ट जो है गवर्नर जनरल को केवल संवैधानिक प्रमुख का स्तर देने की बात करता है। साइमन कमीशन सांप्रदायिक आधार पर चुनावी व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश करता है, जबकि नेहरू रिपोर्ट जो है सामूहिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन की सिफारिश की। इसमें मुसलमानों के लिए कुछ सीटें आरक्षित करने का सुझाव भी देता है। साइमन कमीशन जहां नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों को कोई उल्लेख नहीं करता है, वहीं नेहरू रिपोर्ट जो है नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की सिफारिश करता है। इसके अलावा देखें तो जहां पर साइमन कमीशन वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव कराने की सिफारिश नहीं करता है, जबकि नेहरू रिपोर्ट जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव कराने की सिफारिश करता है। भारत यानी इसमें साइमन कमीशन जो है भारत के लिए प्रतिरक्षा समिति, संघ लोक सेवा आयोग तथा उच्चतम न्यायालय इत्यादि की स्थापना को उल्लेख नहीं करता है, जबकि नेहरू रिपोर्ट देखें तो भारत के लिए उच्चतम न्यायालय, प्रतिरक्षा समिति और संघ लोक सेवा आयोग इत्यादि की स्थापना की सिफारिश जो नेहरू रिपोर्ट करती है। तो इन दोनों रिपोर्टों के बाद यानी साइमन कमीशन और साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में जो मोतीलाल नेहरू यानी नेहरू रिपोर्ट आती है, उसके उत्तर में जिन्ना जो होते हैं दिसंबर 1928 में, यानी एक घटनाक्रम देखें तो यह चलता है। तो इसमें जिन्ना दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए कलकत्ता में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना ने रिपोर्ट संबंध में 3 संशोधन प्रस्तुत किए थे। और उसके बाद देखें तो मार्च 1929 में जिन्ना ने अलग से 14 सूत्री मांगे पेश की, जो मूलतः नेहरू रिपोर्ट के बारे में उन्होंने अपनी आपत्तियां दोहराई थी। तो जिन्ना के 14 सूत्री मांगों पर हम यहाँ चर्चा नहीं करने जा रहे हैं, ज़्यादा विस्तार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, हालांकि इसमें कुछ मुख्य बातों को शामिल कर लें तो इसने ये जो कहा था, जिन्ना जो कहे थे उसमें पहला यही है कि संविधान का भावी स्वरूप संघीय हो तथा प्रांतों को अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की जाए। इसके बाद केंद्रीय विधानमंडल मुसलमानों के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किया जाए केंद्रीय विधानमंडल में, और सभी प्रांतीय विधानमंडलों में भी 1/3 स्थान मुसलमानों के आरक्षित किया जाए। ऐसी बातें उन्होंने 14 सूत्री मांगों में कहा था। इसके अलावा सरकारी सेवाओं में योग्यता के आधार मुसलमानों को पर्याप्त अवसर दिया जाए, ये सारी बातें उसमें शामिल थी। इसके अलावा सांप्रदायिक समूह का निर्वाचन, पृथक निर्वाचन पद्धति किया जाए, ये सारी बातें शामिल थी। सभी प्रांतों को समान स्वायत्ता प्रदान की जाए, ये जिन्ना के जो है मुख्य मांगों में शामिल थे, 14 सूत्री मांगों में शामिल थे। आगे इसमें देखते हैं लॉर्ड इरविन के समय देखें तो कृषि विकास हेतु रॉयल कमीशन का गठन 1926 में किया गया। इसकी रिपोर्ट 1928 में आई थी। यानी कृषि विकास हेतु रॉयल कमीशन किससे संबंधित है? कृषि विकास से संबंधित है। किसके समय में? लॉर्ड इरविन के समय किया गया था, और 1926 में इसका गठन किया गया था। इसके 2 साल बाद इसकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। इसके समय की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं में देखें तो 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की विधानसभा में लोक सुरक्षा विधेयक के विशेष में भगत सिंह बख्तियार दत्त ने बम फेंका था। इसमें मैंने विस्तार से चर्चा कर लिया है कि 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की विधानसभा में लोक सुरक्षा विधेयक यानी पब्लिक सेफ्टी बिल प्रस्तुत किया जा रहा था। तो उसमें भगत सिंह और बख्तियार दत्त ने बम फेंका था। वह बम भगत सिंह स्वयं बनाए थे, जो केवल आवाज़ कर सकता था, वो किसी को घायल नहीं कर सकता था। इनके साथ बख्तियार दत्त जी भी थे। अक्सर ये पूछता है कि भगत सिंह के साथ असेंबली में बम फेंकने वाले में कौन शामिल थे? बख्तियार दत्त जी शामिल थे। कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को। कहाँ पर? दिल्ली की विधानसभा में। बहरों को सुनाने के लिए उन्होंने ऐसा धमाका किया था और स्वयं गिरफ्तारी दिए थे। आगे इसके समय की महत्वपूर्ण घटनाओं को इसमें देखते हैं तो 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए थे। यानी आज के प्रयागराज जो है वहाँ पर अल्फ्रेड पार्क है, वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी शहीद हो गए थे। कब? 27 फरवरी 1931 को।
1931 का देखें, 1931 का जो यह वर्ष है, ये लीप ईयर तो है नहीं क्योंकि 4 से नहीं कटेगा, यानी 28 की ये फरवरी थी, 28 का मतलब इसके बाद मार्च होगा, तो 23 मार्च यानी लगभग 24 दिन बाद, या 24 दिन बाद कह सकते हैं, लगभग की बात नहीं है, 24 दिन बाद जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है फांसी पर लटका दिया जाता है, या इनको शहीद, यानी 23 मार्च को जो है इन वीर शहीदों को शहादत प्राप्त होती है, अर्थात इनको फांसी पर अंग्रेज लटका देते हैं। और से देखें तो 23 दिन बाद जो है, 23 दिन पूर्व ही वह चंद्रशेखर आज़ाद जो है वह अल्फ्रेड पार्क जो इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज में शहीद हो जाते हैं, यानी अपनी गोली से अपने को ही शहीद कर लेते हैं, क्योंकि ये कभी भी अंग्रेजों के हाथ में नहीं पकड़े गए थे, यानी हमेशा आज़ाद थे और आज़ाद ही मरे थे या शहीद हुए थे। जैसा कि हमने पूर्व लेक्चर में देखा था कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का जो कमांडर ऑफ चीफ थे वही चंद्रशेखर आज़ाद जी थे। इसमें सोशलिस्ट शब्द जो है वह भगत सिंह के प्रस्ताव पर इसमें शामिल किया गया था। इसके कमांडर ऑफ चीफ जो थे वो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, जिसमें ये भगत सिंह इत्यादि जो क्रांतिकारी थे इसमें शामिल थे। इससे पूर्व जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी थे, इसके जो चीफ थे वह बिस्मिल जी थे, यानी राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। इसकी स्थापना कानपुर में की गई और इसकी स्थापना जो है दिल्ली के फिरोजा कोटला में की गई थी। इससे विस्तार में चर्चा कर ली, इसलिए यहाँ ज़्यादा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। आगे इसमें चलते हैं, देखते हैं। तो ये 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और राजगुरु ने लाहौर के पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या कर दी थी। ये ट्रेनर था, यानी काफ़ी कम एज का था, 21-22 वर्ष का जो सैंडर्स था। हालांकि मानना चाहते थे ये, यानी जो पुलिस अधीक्षक था, स्कॉट था, उसको मानना चाहते थे, लेकिन जो उस दौरान जो पहचान करने वाला था जयगोपाल, वह इसी सैंडर्स को ही जो है स्कॉट समझकर इशारा किया। और सर्वप्रथम इसमें राजगुरु जो है वह राजगुरु जो अपने बंदूक से फायर करते हैं, बाद में भगत सिंह उसको जो है गोली से मारते हैं। तो यही जो जयगोपाल होता है बाद में यही मुखबिरी का काम करता है और यही जो है अपने साथियों को धोखा देता है। इसी धोखे की वजह से जो है होते हैं क्रांतिकारी जो होते हैं वो शहीद हो जाते हैं। यानी उस दौरान देखें, जब 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं, तो जो बीच में 7 साल का गैप होता है उसमें ये सारे जो देशभक्त, महान देशभक्त होते हैं, ये सारे देशभक्त जो देश को आज़ादी के लिए मर मिटते हैं, ये सारी घटनाएं उसी दौरान होती है। तो उसमें देखें तो जो CID यानी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का गठन करती है ब्रिटिश सरकार, उसमें देखें तो बहुत से गद्दार को शामिल करती है संगठनों में या मुखबिरों को शामिल करती है, जिसके माध्यम से चंद्रशेखर आज़ाद जी का संगठन या भगत सिंह के संगठन जो होते हैं कमज़ोर हो जाते हैं। उन्हीं के साथ ही उनको धोखा देते हैं या मुखबिरी करते हैं। इन क्रांतिकारी जो वीर नौजवान सपूत थे, ये भारत को बहुत पहले आज़ादी दिला चुके होते हैं। तो चलिए इस पर मैं चर्चा पूरे में कर लिया है। तो यहाँ पर देखें तो 1929 में लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार जतिन दास की मृत्यु भूख हड़ताल के 64वें दिन हो गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस इससे संबंधित है, जो सैंडर्स की हत्या इन्होंने किया था। उसमें जतिन दास जी जो थे ये बंगाली थे, यानी बंगाल में थे, ये बम बनाने की विधि जानते थे। और इसमें बोहरा जी जो थे वह भी बम बनाना जानते थे। वह दी फिलासफी ऑफ बम बोहरा जी ने लिखा था। उनकी पत्नी का नाम दुर्गा जी था और दुर्गा जी को एक क्रांतिकारी जो है दुर्गा भाभी के नाम से संबोधित करते थे। और यही दुर्गा भाभी जो है वह लाहौर षड्यंत्र या सैंडर्स की हत्या के बाद जो है वह भगत सिंह की पत्नी के रूप में जो है इनको बंगाल पहुँचा देती हैं। यानी वह भी एक बहुत वीरांगना महिला थी दुर्गा जी, जिनको ये दुर्गा भाभी के नाम से संबोधित करते थे। तो यहाँ ध्यान देखें कि 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर यरोदा जेल में रखा गया। 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। यानी हमने देखा कि इनके 24 दिन बाद। इसके बाद यहाँ पर देखें तो 22 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। यह गांधी जी की पूर्णतः पैदल यात्रा थी। 6 अप्रैल 1930 को 385 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके नवसारी जिले में स्थित दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी गांधी जी ने। यानी गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे होती है? यही दांडी मार्च से शुरू होती है, यानी साल्ट आंदोलन से शुरू होती है। आगे इसमें देखते हैं इसके घटनाक्रम में लॉर्ड इरविन के समय जो महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल होती है इसमें देखें तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। इस समझौते से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया था। आगे इसमें देखते हैं तो 29 मार्च 1931 को कराची अधिवेशन में गांधी इरविन को स्वीकार करके, यानी 29 मार्च 1931 को कराची में अधिवेशन होता है। जैसे कि हमने देखा था कि जो लाहौर अधिवेशन होता है उसमें जो है
पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। उसी प्रकार से कराची अधिवेशन में देखें तो मूल अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किए जाते हैं और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी करते हैं। तो 29 मार्च 1931 को कराची अधिवेशन में गांधी इरविन का जो समझौता था स्वीकार किया गया। मूल अधिकार संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित होता है। इसमें कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि पार्टिसिपेट नहीं करता है। वर्ष 1929 में मेरठ षड्यंत्र केस कम्युनिस्ट नेता गिरफ्तार, उस समय का भारत का सबसे लंबा मुकदमा हुआ था मेरठ षड्यंत्र केस, जो 1929 में होता है। अगला वायसराय देखते हैं तो लॉर्ड रीडिंग इसमें है, यानी इसमें लॉर्ड रीडिंग के बारे में जल्दी से देखें तो यह है 1923 में इलाहाबाद में C.R. दास यानी चित्तरंजन दास, जिनको देशबंधु के नाम जानते हैं, जो कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु बने, एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। कहाँ पर किया था? इलाहाबाद में किया था। तो C.R. दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव बने थे। 1925 में नागपुर में केशव बलिराम हेडगेवार यानी के.वी. हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की स्थापना की थी। 26 दिसंबर 1925 को M.N. राय द्वारा कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी लॉर्ड रीडिंग के समय में। 1922 में सर्वप्रथम इलाहाबाद में भी ICS की प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन हुआ था, यानी सर्वप्रथम देखें तो 1922 में सर्वप्रथम इलाहाबाद में भी ICS की प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन शुरू हो गया था। जबकि हमने देखा था कि 1853 से जो ये प्रतियोगी परीक्षाओं के रूप में शुरू किया गया था। इससे पहले प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं होती थी, यानी इसका श्रेय देखें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही, यानी पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। तो यह प्रतियोगी परीक्षा के रूप में शुरुआत इसके 1853 यानी लॉर्ड डलहौजी के समय में शुरू किया था। इसके 10 साल बाद जो है वो प्रथम भारतीय जो होते हैं वो ICS अधिकारी बनते हैं। पूर्व में चर्चा निकल लिया था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ। इसके अभियुक्तों में राम प्रसाद बिस्मिल जी, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी जी, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां को फांसी की सजा दी गई। भानुचंद्र गुप्ता ने इस केस में निःशुल्क पैरवी की थी। नोट: सरफरोशों की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इस तराने को रामप्रसाद बिस्मिल यानी बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था, जबकि रामप्रसाद बिस्मिल ने इसे नारे के रूप में प्रसिद्ध किया था। यानी इसको लिखा कौन था? वह बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था, जबकि नारे के रूप में प्रसिद्ध रामप्रसाद बिस्मिल जी ने किया था, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के कमांडर इन चीफ रामप्रसाद बिस्मिल जी थे। इसके बाद चेम्सफोर्ड के बारे में देख लेते हैं, यानी यह वायसराय चेम्सफोर्ड, इसका समय 1916 से 1921 तक था। इसके बारे में देखें तो अप्रैल और सितंबर 1916 में क्रमशः 2 होम रूल लीग की स्थापना तिलक और एनी बेसेंट करते हैं। सबसे पहले तिलक करते हैं और तिलक के 5 महीने बाद एनी बेसेंट जी करती होम रूल लीग की स्थापना करती हैं 1916 में। 1919 का अधिवेशन जब पारित हुआ तब इसमें प्रांतों में द्वैत शासन को स्थापित किया गया। इसी के समय 1919 का अधिवेशन 1 जनवरी 1921 को लागू हुआ था। यानी 1919 का अधिवेशन जो है 1 जनवरी अधिवेशन यानी का अधिनियम जो है 1919 का अधिनियम 1 जनवरी 1921 को लागू हुआ था। वर्ष 1916 में पूना में D.K. कर्वे द्वारा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यानी हमने देखा विधवा पुनर्विवाह से संबंधित 4 महत्वपूर्ण लोगों में D.K. कर्वे जी भी शामिल थे। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की मध्य समझौता एवं नरम दल गरम दल एक हो गए थे। इसमें हमने महत्वपूर्ण रूप से देख लिया था। इसके अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी करते हैं। लखनऊ अधिवेशन के वेरी इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता विश्वविद्यालय की समीक्षा के लिए सैंडलर आयोग की नियुक्ति की गई थी। ये भी एग्जाम दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे इसमें देखते हैं तो यह है कि मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आया था, जिसको ब्लैक कानून के रूप में जानते हैं। 1920-22 के मध्य असहयोग आंदोलन एवं 1919-1921 के मध्य खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। 1918 में इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की गई थी। बिहार का गवर्नर सर्वप्रथम एक भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बनाया गया था। यह BPSC खतरे BPSC के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एकमात्र वायसराय जो यहूदी था, यानी यही जो यहूदी देखें, एकमात्र वायसराय जो यहूदी था वह यही था। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। एकमात्र वायसराय जो यहूदी था। नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन हुआ था, इसी के समय में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। 1921 में केरल में मोपला नामक मुस्लिम किसान का विद्रोह मालाबार तट पर हुआ था। ये लॉर्ड रीडिंग के बारे में 3 जो थे, यह जो घटनाक्रम में 3 जो हमने ये भी बताया, यह जो है लॉर्ड रीडिंग के बारे में है। लॉर्ड रीडिंग को पूर्व में हमने देखा था, तो यहाँ पर ये 3 बातें लॉर्ड रीडिंग के ही बारे में है। पुनः एक बार देख लेते हैं। लॉर्ड रीडिंग एकमात्र वायसराय था जो यहूदी था, ध्यान देना है। इसके बाद लॉर्ड रीडिंग के समय में ही नवंबर 1921 में, क्योंकि इस समय देखें 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन हुआ था। इसके बाद इसी समय 1921 में केरल में मोपला नामक मुस्लिम, ध्यान देना, मोपला नामक मुस्लिम किसानों का विद्रोह मालाबार तट पर हुआ था। यानी मोपला विद्रोह किससे संबंधित है? मुसलमान किसानों से, जो मालाबार तट केरला में था 1921 में। किसके समय? लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था। अगले वायसराय को इसमें देख लेते हैं। लॉर्ड हार्डिंग है। इसका समय देखें तो 1910 से 1916 तक का समय लॉर्ड हार्डिंग का। इसके बारे में देखें तो यह 1911 इसमें भारत में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन
इसमें की गई घोषणाएं, यानी 6 में लॉर्ड हार्डिंग के समय जो तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, इसकी घोषणाएं शामिल देखें तो बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया था, जिसको 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन किया गया था। भारत की राजधानी को 1911 में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी लॉर्ड हार्डिंग के समय में, जबकि 1912 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनी थी। यानी घोषणा कब की गई थी, यानी भारत की राजधानी को 1911 में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी, जबकि 12 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बन गई थी। 1912 में दिल्ली को प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। 1911 में बंगाल से अलग बिहार और उड़ीसा नामक प्रांतों का निर्माण किया गया। 1911 में ही बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा प्रांत को बनाया गया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को इसमें शामिल कर लेते हैं। तो वर्ष 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। 1915 में गांधी जी का भारत में आगमन हुआ था 46 वर्ष की आयु में। हमने देखा था गांधी जी जो है 21 वर्ष तक जो है वह साउथ अफ्रीका में रहे, यानी दक्षिण अफ्रीका में रहे। इसके बाद 46 वर्ष की आयु में भारत में आगमन होता है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत का आगमन होता है, इसलिए 9 जनवरी को भारत में प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है वर्तमान में। 1916 में वाराणसी में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। 1915 में मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा का गठन किया गया था। 1911 में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ इलाहाबाद और नैनी के बीच में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ इलाहाबाद नैनी में, आज के प्रयागराज के नैनी में शुरू हुआ था। कब? 1911 में। याद रखना कि भारत में कहीं भी ये शुरुआत सर्वप्रथम है। 1911 में कारखाना अधिनियम पारित करके पुरुषों को 12 घंटे काम करने की बात कही गई थी। 1912 में दिल्ली में प्रवेश के समय हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया, जिसमें हार्डिंग बच गए थे। इस कांड में बाल मुकुंद को फांसी की सजा दी गई थी, यानी लॉर्ड हार्डिंग है। इसी में देखें तो दिल्ली में जब प्रवेश 1912 में कर रहा था तो उस पर बम फेंका गया था, तो इसमें जो बाल मुकुंद को जो है फांसी की सजा दे दी गई थी, यानी बाल मुकुंद इसी घटनाक्रम से संबंधित है। अगला वायसराय देख लेते हैं। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय है, यानी प्रथम के बारे में पूर्व में चर्चा कर लिया था। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय वायसराय के रूप में देखें, यानी लॉर्ड मिंटो जो था, लॉर्ड मिंटो प्रथम जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे, और यह लॉर्ड मिंटो द्वितीय वायसराय है। इसके समय काल में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में, यानी इसके शासनकाल में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय देखें मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में ढाका में आगा खां एवं शमीमुल्लाह खां ने की थी। कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस ने स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था। 1906 के अधिवेशन की अध्यक्षता देखें तो दादा भाई नौरोजी जी करते हैं कलकत्ता अधिवेशन, इसमें स्वराज का लक्ष्य घोषित किया जाता है। कांग्रेस की सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में, इसमें रास बिहारी घोष जी जो इसकी अध्यक्षता करते हैं 1907 में, इसमें गरम दल और नरम दल का जो होता है विभाजन हो जाता है, जो कि देखें 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो है वो पुनः मिल जाते हैं। इसके समय में समाचार पत्र अधिनियम 1908 पारित किया गया था लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। इसके समय में 1 जुलाई 1909 में मदन लाल ढींगरा ने लंदन में कर्नल वायले की हत्या कर दी थी। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया गया। इसमें मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा लंदन स्थित भारत परिषद में सर्वप्रथम 2 भारतीयों केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बेलग्रामी एवं भारत में स्थित वायसराय की कार्यकारिणी में सर्वप्रथम एक भारतीय एसपी सिन्हा की नियुक्ति की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से। अगला इसमें देख लेते हैं तो लॉर्ड कर्जन आता है। यह बहुत घृणित जो है वायसराय के रूप में जाना जाता है, तो इसको देख लेते हैं। इसके अलावा कार्य जो देखें तो इसके कार्य एग्जाम दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसके समय की घटनाओं को शामिल कर लेते हैं जल्दी से देखें। तो लॉर्ड कर्जन के समय 1899 से 1905 ईस्वी तक होता है। इसके आर्थिक कार्यों में देखें तो वर्ष 1899 से 1900 के बीच अकाल पड़ने पर एंटोनी मैकडोनाल्ड के अध्यक्षता में एक अकाल आयोग गठन करता है। अकाल आयुक्त के पद के गठन की सिफारिश यह करता है एंटोनी मैकडोनाल्ड जो आयोग था। वर्ष 1902 में इसने एक सिंचाई आयोग का गठन किया। सर कालिन स्कॉट मानकी की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग गठन किया जाता है। एक महानिरीक्षक के अधीन कृषि विभाग की स्थापना यह कराता है। 1905 में पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना इसी समय में होती है। वर्ष 1899 में भारतीय टंकण एवं मुद्रण या करेंसी अधिनियम पारित होता है इसी समय में। शिक्षा संबंधी कार्यों में देखें तो शिमला में शिक्षाविदों का सम्मेलन इसने बुलाया था। 1902 में थॉमस रैले के अधीन विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। भारतीय सदस्य इसमें जो शामिल थे सैयद हुसैन बेलग्रामी और गुरदास बनर्जी थे। इसी आयोग की सिफारिश वर्ष 1904 में विश्वविद्यालय में अधिनियम पारित किया गया था। पुलिस सुधार के अंतर्गत इसके कार्यों को देखें तो 1902 ईस्वी में एंड्रू फ्रेजर के नेतृत्व में पुलिस आयोग का गठन इसने किया था। CID यानी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की स्थापना इसी समय में हुई थी। इसके बाद देखें तो आक्रमणकारी नीतियों के अंतर्गत मार्च 1904 में तिब्बत में यंग हस्बैंड नामक अभियान चलाया था। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत नामक एक नवीन प्रांत बनाया था। साम्राज्यवादी नीति का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश हितों की रक्षा करना था। वर्ष 1902 में मुख्य सेनापति बनकर किचनर भारत आए। इसी के साथ ही मतभेद कारण कर्जन ने त्यागपत्र दे दिया था।
इसके गणित कार्य जो है उसको देख लेते हैं। तो इसमें 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा शिमला में इसने किया। 16 अक्टूबर से लागू हो गया। वर्ष 1903 में इसके समय में द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन करके ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड सप्तम और महारानी अलेक्जेंड्रा की ताजपोशी की गई। 1904 में प्राचीन स्मारक प्रतिरक्षण यानी 1904 में इसमें प्राचीन स्मारक प्रतिरक्षण अधिनियम पारित करके प्राचीन भारतीय स्मारकों की रक्षा और मरम्मत का कार्य किया। अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्यों में देखें तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन को दूसरा औरंगजेब कहा था। गोपाल कृष्ण गोखले जी देखें तो यह महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु बनते हैं। तो कर्जन ने क्या कहा है? गोपाल कृष्ण गोखले जी जो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं, कर्जन को दूसरा औरंगजेब कहा। सर्वाधिक रेलवे लाइन का विस्तार कर्जन के समय में हुआ था। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण इसी के काल में हुआ था। 1904 में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट बना था। यह भारत में सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय था। कर्जन ने 1903 में कहा था कि वायसराय के पद से निवृत्त होने के बाद कलकत्ता नगर निगम का महापौर बनना पसंद करेगा। इसने राजकुमारों के लिए सैनिक के इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना किया था। कर्जन ने कहा था, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक महान महत्वाकांक्षा शांतिपूर्ण निधन के लिए इसकी सहायता करना। यानी कांग्रेस के बारे में कर्जन के ये कथन महत्वपूर्ण एग्जाम दृष्टिकोण से हैं। तो हमने इसमें कर्जन के जो महत्वपूर्ण कार्य रहे यानी शिक्षा संबंधी, आर्थिक कार्य, पुलिस सुधार, आक्रमणकारी नीति और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को इसमें हमने कर्जन के रूप में देखने का प्रयास किया। एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद के घटनाक्रम में देखें तो लॉर्ड डफरिन तक हमने देख लिया था। अब इसमें जो बचते हैं 2 और हैं तो इनको भी देख लेते हैं। तो इसमें जो है यानी देखें तो 8वां जो वायसराय था लॉर्ड डफरिन था, जिसको हमने पूर्व लेक्चर में देख लिया था कि इसी समय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, इसी समय में जो है कांग्रेस की भी स्थापना होती है। और इसके बाद देखें 9वां जो बनता है वो लॉर्ड लैंसडाउन बनता है और 10वां लॉर्ड एंगल द्वितीय बनता है। तो लॉर्ड लैंसडाउन के बारे में देखें तो 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम पारित किया गया। स्त्रियों के लिए प्रतिदिन 21 घंटे से अधिक कार्य करने पर बैन लगा दिया गया। वर्ष 1892 में भारत परिषद अधिनियम पारित करके भारत में निर्वाचन पद्धति की प्रारंभ किया गया। ध्यान देना, भारत में निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ कब हुआ था? 1892 के भारत परिषद अधिनियम से लॉर्ड लैंसडाउन वायसराय के समय में। इसके समय में 1893 में डूरंड आयोग का गठन किया गया था। डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान की सीमा निर्धारण है, यानी डूरंड जो सीमा रेखा है ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। 1891 में 1891 में सम्मति आयु अधिनियम एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित। लड़कियों के विवाह की उम्र 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1891 की सम्मति आयु अधिनियम एज ऑफ कांस्टेंट एज, जिसमें लड़कियों की विवाह की उम्र 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी। किसके वायसराय के रूप में? लॉर्ड लैंसडाउन वायसराय के कार्यकाल में। इसके बाद 10वां जो वायसराय था इसको समझ लेते हैं। 10वां वायसराय जो है लॉर्ड एंगल द्वितीय था। इसका समय देख सकते हैं 1894 से 1899 है। इसके बारे में देखें तो यह है, इसका कथन समझ लेते हैं। कथन यह है कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन एंगल द्वितीय का है। इसके समय में वर्ष 1896-98 के मध्य प्रांत उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब में भीषण अकाल पड़ा था। इसमें लायल आयोग का गठन किया गया था। लॉर्ड एंगल द्वितीय के समय लायल आयोग का गठन किया गया था। लायल आयोग किससे संबंधित है? तो अकाल संबंधित है। और अकाल कहाँ पड़ा था? तो मध्य प्रांत यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब में भीषण अकाल पड़ा था। इसी के काल में यानी लॉर्ड एंगल द्वितीय के काल में ही देखें, इसी काल में वर्ष 1897 में चापेकर बंधुओं ने प्लेग कमिश्नर एंड आयस्ट की हत्या कर दिए थे। इसने भारतीय सेना का एकीकरण करते हुए संपूर्ण भारत के लिए एक सेनापति की नियुक्ति की थी। यानी संपूर्ण भारत के लिए एक सेनापति की नियुक्ति किसके समय? लॉर्ड एंगल द्वितीय के समय में की गई थी। यानी भारतीय सेना का एकीकरण किया गया था। वर्ष 1896 में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गायन सर्वप्रथम किया था। यानी कहने का आशय हुआ कि कलकत्ता यानी 1896 में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था उसमें बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को सर्वप्रथम गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता यानी इस कांग्रेस की अध्यक्षता जो है रहीमतुल्लाह सयानी जी करते हैं। और कांग्रेस मंच से बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम का गान पहली बार किया था। इसी जो कलकत्ता में 12वां अधिवेशन किया गया था 1896 में, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी जी करते हैं। जबकि देखिए पहली बार जनगण मन जो गाया गया था वह 27वां अधिवेशन 1911 में जो कलकत्ता में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता पंडित विश्व नारायण धन ने की थी। उसमें पहली बार जनगण मन गाया गया था। जबकि वंदे मातरम 1896 में सर्वप्रथम गाया गया था 1896 में, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह जी ने किया, यानी रहीमतुल्लाह सयानी जी ने किया था।